हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जो है बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हाँ जी, आज हमारी जो है कल पहली क्लास थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे चर्चा करी थी, और उसके बाद में कल हमने आपको टॉपिक भी बताए थे कि हम कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था आपको सबसे पहला टॉपिक सेल्स। तो आज दोस्तों कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कोशिका पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करें, ताकि हमें ये पता लगे कि दोस्तों बायोलॉजी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रो करेंगे। तो ये हमारा सेल्स टॉपिक है, तो इसलिए हमने ये जो स्टार्ट किया है। अब उसके बाद चलते हैं बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी शब्द बना कैसे, इसका परिचय यह है कि बायोलॉजी शब्द कैसे बना। तो दोस्तों, बायोस और लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर बायोलॉजी बना है। तो दोस्तों, बायोस का मतलब होता है जैविक। जैविक चीज़ें जो होती हैं जिन्हें बायोटिक बोलते हैं, वो जो हैं कौन कौन से, जैसे जंतु पादप वगैरह जो होते हैं, इनके बारे में जो है वनस्पति जो होती हैं उनके बारे में जो अध्ययन, लोगोस मीन्स होता है अध्ययन करना, बायोस मीन्स जैविक, यानी जैविक अध्ययन जिसके बारे में किया जाता है उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बायोलॉजी का जो जनक है वो किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। क्यों माना जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आगे बायोलॉजी की शाखाएं। दोस्तों, बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी की शाखाएं कितनी हैं? तो दोस्तों, बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है जूलॉजी और दूसरी फाइटोलॉजी। जूलॉजी एंड फाइटोलॉजी दोस्तों। तो ये जो जूलॉजी है तो ये जो है आपकी जूलॉजी है, इसका जो है जनक जो है किसको कहा जाता है? तो इसका जनक अरस्तु को कहा जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है। 300 ईसा पूर्व की बात है। यहाँ पे ईसा पूर्व होगा दोस्तों, यहाँ पे ईसा पूर्व होगा। तो जो है इन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका एन्यूमेलम। हिस्टोरिका एन्यूमेलम नाम की बुक किसने लिखी? अरस्तु ने लिखी। और अरस्तु तो यानी हिंदी में अगर उनको उसका नाम पढ़ें तो जंतुओं का इतिहास लिखा उन्होंने। ठीक है, इस नाम से जो है पुस्तक लिखी। और इन्होंने जो है लगभग 500 प्रकार के जंतुओं की स्टडी करके जो है सूची बनाई। जो है 500 प्रकार के जो है जंतुओं की जो है सूची बनाई। और उसके बाद में अब बात करते हैं किसकी? तो इसीलिए जब सूची बनाई तो इसीलिए जो है इनको जो है जंतु विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो जो है जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, 300 ईसा पूर्व जो है इन्होंने सबसे पहले जो है आज से लगभग 2300 साल पहले खोज करी थी। इसी वजह से दोस्तों इनको जो है बायोलॉजी का भी जो है, मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी का भी जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइटोलॉजी के बारे में। जानते हैं फाइटोलॉजी। दोस्तों, फाइटोलॉजी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। अगर हम इसको पॉपुलर नाम से कौन से जानते हैं, वो होता है बॉटनी। बॉटनी के नाम से हम ज़्यादातर जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर बीएससी के सब्जेक्ट आपने अगर कभी बीएससी करी हो या सुने हो, तो बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी और जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं, तो उसमें बॉटनी जो होता है वही फाइटोलॉजी बोलते हैं उसको। फाइटोलॉजी मीन्स वनस्पति विज्ञान होता है जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक जो हैं दोस्तों, ये थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस जो हैं इसके जनक हैं, फादर ऑफ फाइटोलॉजी। अब बात करते हैं ये समकालीन इन्हीं के काल के जो हैं
ये जो है वैज्ञानिक हैं दोस्तों, साइंटिस्ट हैं। अब बात करते हैं बुक। इन्होंने भी एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम था, इनको देखते हुए इन्होंने ये बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका प्लांटेनम। अब हिस्टोरिका प्लांटेनम जब इन्होंने बुक लिखी तो उस बुक का नाम पड़ा पादपों का इतिहास। पादपों के इतिहास में इन्होंने बहुत सारा अध्ययन करके जो है इन्होंने भी एक सूची बनाई, पादपों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने जो है एक सूची बनाई जिसमें 500 प्रकार के जो है 500 प्रकार के पादपों की सूची जो है बनाई अध्ययन करने के बाद। तो दोस्तों इस वजह से इनको जो है जो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। तो आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए। जैसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कौन है, तो अरस्तु। और अगर पूछता है वनस्पति विज्ञान का, बॉटनी का जो है अगर कौन है जो है फादर यानी जनक, तो उनका जनक है थियोफ्रेस्टस। और अगर बायोलॉजी का पूछता है तो बायोलॉजी के कौन है, अरस्तु। अरस्तु इसलिए हैं कि उन्होंने सबसे पहले खोज करना स्टार्ट की थी, रिसर्च करना स्टार्ट की थी, इस वजह से उनको माना जाता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ मेडिकल साइंस। फादर ऑफ मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस जो हैं इनको जो है चिकित्सा विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कोशिका। अब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें बायोलॉजी के बारे में जो है जानकारी करना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैंने आपको परिचय बताया बायोलॉजी का, बायोलॉजी की शाखाएं बताई, कैसे बायोलॉजी बनी, बायोलॉजी शब्द कैसे आया, तो बायोज और लोगोस मिलाकर जो है ये सब जो है हुआ, जो है प्रकट हुआ जो है। तो ये सारी चीज़ें अरस्तु वगैरह और थियोफ्रेस्टस के बारे में आपको पता चल गया होगा। आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा कि बायोलॉजी का उद्गम कैसे हुआ और उसका जो है उत्पत्ति कैसे हुई। अब बात करते हैं दोस्तों कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है। ये जो है अगर आप बायोलॉजी स्टार्ट करना चाहते हैं या शुरू करने, तो इसके बिना बायोलॉजी शुरू ही नहीं हो सकती। सेल्स जो है एक कण जैसा होता है, एक तरह से सेल्स जो है बहुत छोटी जो है इकाई होती है, इससे भी छोटी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सेल्स के बारे में। सेल्स कैसे दोस्तों बनी और सेल्स क्या है, सारी चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आकार के बारे में। सेल्स का आकार, साइज की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका साइज जो होता है वो 10⁻⁻6 से लेकर और 10⁻⁻8 के बीच में होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻8 के बीच में जो है सेल्स का जो है साइज होता है। तब तक जो है ये हमको दिखाई देती है। बात करते हैं आगे। कोशिका का आकार जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। कोशिका जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती हैं दोस्तों। जैसे हम जानेंगे एक कोशिकीय, दो कोशिकीय, बहुकोशिकीय, वो सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यदि 1 मीटर जो है 1 मीटर के 1 लाख हिस्से किया जाए। कोई चीज़ अगर 1 मीटर हो, जैसे कोई चीज़ 1 मीटर हो और इसके 1 लाख हिस्से किए जाएं, तो दोस्तों उसे हम अपनी आँखों से जो है देख सकते हैं। 1 लाख जब तक उसके हिस्से किए जाएंगे तब तक हम उसको देख सकते हैं। और जब जो है वो चीज़ 1 लाख, यानी 1 लाख का मतलब होता है कि 1 मीटर बट्टे 10⁵ ठीक है, 1 मीटर यानी 10⁵ तो इसका मतलब होता है यहाँ जब तक इतना सिस्टम उसका रहेगा तब तक हम उस चीज़ को देख सकते हैं। यानी 1 मीटर का जब तक 10⁵ भाग जब तक होगा, यानी 1 लाख 10⁵ का मतलब होता है 1 लाख हिस्से जब तक किए जाएंगे, उसका इतनी बार भाग दिया जाएगा, तब तक जो है हमको वो चीज़ दिखती रहेगी। और लेकिन इसका मतलब वो ये है कि अगर इससे आगे अगर चीज़ें बढ़ेगी, अब जैसे 10⁵ की जगह 10⁻6 कर दिया आपने,
तो उस टाइम पे दोस्तों, उस टाइम पे क्या होगा, वो चीज़ जो आपको अदृश्य हो जाएगी, इनविजुअल हो जाएगी, वो आपको इनविजिबल हो जाएगी और वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये है, हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि 1 मीटर में जब 10⁶ का अगर भाग देंगे तो दोस्तों उसका सेंस निकल के आएगा। उसका मतलब होता है कि 10⁻⁻6 मीटर। तो दोस्तों इसका सीन ये है कि 1 माइक्रोमीटर की जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में दिखाई नहीं देती, और इसका मान होता है आपका कितना, 1 मीटर में भाग जब देते हैं 10⁻6 का, तो ये मान निकल के आता है। सीधी सी बात ये है। अब बात करते हैं आगे। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से संरचनाएं जो हैं अदृश्य हो जाती हैं। अब इससे ऊपर जो है जब जाएंगे तो हमें जो है इसकी बात जो है संरचनाएं हमें दिखाई नहीं देंगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब तक यहाँ तक हम रहते हैं इस सीमा में तब तक हमें दिखाई देती है, और इसके जब नीचे जाते हैं या तब हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है दोस्तों। अब यानी इसका मतलब ये होता है कि 1 माइक्रोमीटर से हमें सूक्ष्मदर्शी के बिना 1 माइक्रोमीटर के आगे जी की जो संरचना होती हैं वो हम जो है क्या करते हैं, वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया है, हम उसको फिर देख नहीं सकते। अर्थात कोशिका का आकार अत्यंत छोटा होता है। कोशिका का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है। हम इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी उससे हम डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते उसको। हमें ज़रूरत पड़ी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको देख सकते हैं दोस्तों। उस पर क्योंकि 10⁻⁻6, इस चीज़ को याद रखना, 10⁻⁻6 से छोटी चीज़ों को हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इस वजह से हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है और कैसे बनाया गया ये। तो दोस्तों माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और स्कोप का मतलब होता है देखने वाला, यानी दिखाने वाला। तो माइक्रो यानी माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, छोटा का मतलब सूक्ष्म, और दर्शी मतलब दिखाने वाला। तो छोटी चीज़ें दिखाने वाला, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। दोस्तों इसकी जो खोज दोस्तों कैसे हुई, तो मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अजीब कहानी है, आप भी सुनकर बहुत आपको अच्छा लगेगा। एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे, आपने उनका नाम सुना होगा, जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। दोस्तों ये जो है इनको बहुत ही ज़्यादा चस्का यानी इंटरेस्ट था किस चीज़ में, लेंस की चीज़ों में रिसर्च करने का, लेंस बनाने का। दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा जो है इनको इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, इनको बड़ा मज़ा आता था, और ये लेंस पे काम कर रहे थे। उस टाइम की बात है ये लेंस पे जो है काम कर रहे थे, यानी लेंस की चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी इनको। ठीक है, हाँ, लेकिन इनको जो है उसके उपयोग पता नहीं थे। इनको क्या था, उसके यूज जो है, यूज कैसे और कहाँ होगा उसका इनको पता नहीं था। ये खाली यही है कि ये सोच रहे थे कि इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, यानी आंखों के चश्मे वगैरह वैसी चीज़ों के लिए देख रहे थे। तो इनके साथ क्या सीन हुआ कि इनके लेंस को लेकर जो है रॉबर्ट हुक ने उसका यूज किया। इन्होंने जो लेंस बनाया वो सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, तो उसका जो है रॉबर्ट हुक ने जो है खेला कर दिया इनके साथ। उस जो लेंस को लिया और उसका जो है इन्होंने जो है एक पेड़ की छाल जो है काटी, और उसमें जो है एक मृत कोशिका की खोज की पेड़ की छाल से। अब उसको ऐसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है उस माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा।
तो दोस्तों मृत कोशिका की खोज का श्रेय इसी वजह से किसको जाता है, ये जाता है आपका रॉबर्ट हुक को। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे क्या हुआ, बात करते हैं, आगे चलते हैं। इस बात से ल्यूवेन हॉक जो थे, जब उन्होंने मृत कोशिका की खोज की, तो इस बात से ल्यूवेन जो हॉक थे तो उनको जलन महसूस हुई। अब भाई ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई किसी का मतलब कोई चीज़ किसी ने आविष्कार किया हो और उस चीज़ का उपयोग उसको पता ना हो, और उसकी जो बनाई गई चीज़ है उससे यूज करके कोई दूसरा बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर ले, तो वो सोचेगा ये काम मैं क्यों नहीं कर पाया, भाई ये यूज तो मुझे पता होना चाहिए जबकि मैंने इस चीज़ का आविष्कार किया है। तो दोस्तों ऐसे ही करके उनको जलन महसूस हुई और वो क्या करने लगे कि उन्होंने फिर ये भी कोशिका की खोज में जो है जुट गए। ये इन्होंने भी क्या किया, ये भी कोशिका की खोज में जुट गए दोस्तों। इस तरह से दोस्तों क्या सीन हुआ, इसी तरह से माइक्रोस्कोप की खोज हुई है। माइक्रोस्कोप की खोज अब कैसे हुई आपको पता ही चल गया होगा कि दोस्तों ये जो है रॉबर्ट हुक ने जो है वैसे इसके जो अगर असली बनाने वाले को मानोगे तो आप इसके ल्यूवेन हॉक को माना जाएगा, लेकिन रॉबर्ट हुक ने उसके यूज का जो है उनका पालन किया। तो कुल मिला के ल्यूवेन हॉक ने माइक्रोस्कोप की जो है बनाया और खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। दोनों को श्रेय जाएगा। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारे अगली हेडिंग होगी कि कोशिका की खोज। आपको ये पता चल गया आकार कितना होता है, कब तक विजुअल होती है कोशिका, कितनी उस पर कितनी, और हम कैसे कोशिका को देख सकते हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ी और कैसे उसका आविष्कार हुआ वो आपको पता ही चल गया। अब बात करते हैं, बात है सन 1665 की दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल का मतलब होता है कॉक यानी इंग्लिश में कॉक बोलते हैं पेड़ की छाल को। तो दोस्तों छाल मीन्स कॉक यानी कॉक मीन्स छाल, ठीक है। छाल में पहली बार कोशिका को देखा। पहली बार कोशिका को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 ईस्वी में देखा। अच्छा, लेकिन इनका दुर्भाग्य यह रहा कि इन्होंने जो है पेड़ की छाल जो है सूखी, वह जो छाल थी जो इन्होंने पेड़ की छाल से काटी और छीली, वो क्या थी, वो सूखी थी। अब सूखी होने के कारण क्या है, उसमें जो कोशिका थी वो मर गई, वो मृत कोशिका थी। अब वो सीन ये हुआ कि कोशिका जो है इन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी से उस छाल को देखा तो दोस्तों इनको दिखी, कोशिका तो दिख गई, लेकिन सीन क्या हुआ, वो मृत निकली वो। तो मृत कोशिका की खोज जो है इसका श्रेय जो होता है वो किसको जाता है, तो वो रॉबर्ट हुक को जाता है। किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो इस तरह से मृत कोशिका की खोज हुई है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। लेकिन कुछ समय बाद 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक जो है इन्होंने जो है तालाब के जल में ये भी शांत नहीं बैठे, इन्होंने भी आराम नहीं किया। ये भी कोशिका की खोज में तभी से लग गए जब से उन्होंने मृत कोशिका की 1665 में खोज करी, उसके बाद ये भी लग गए। तो लगभग 9 साल बाद, 8-9 साल में इनको जो है उपलब्धि हासिल ये हुई। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। तो इन्होंने जो है ल्यूवेन हॉक ने जो है तालाब के जल में जो है जीवित कोशिका की सर्वप्रथम देखा यानी खोज की। यानी सबसे पहले इन्होंने तालाब के जल में जो है जीवाणुओं को देखा और जीवाणुओं में जो है मृत कोशिका जो है पाई गई दोस्तों। वो मृत नहीं, जीवित कोशिका जो है पाई गई, क्योंकि जीवाणु जिंदे थे। और तालाब में जो है इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें जो है इनको जो है कोशिका की खोज जो है वहाँ हुई है जीवाणुओं से, ठीक है। अब बात करते हैं कि और ल्यूवेन हॉक का जीवन जो है एकदम से बदल गया। कैसे बदल गया, अब बात करते हैं आगे। 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक जो थे, इन्होंने तालाब में, जब तालाब के जल में इन्होंने जो है जो जीवित कोशिका को जब इन्होंने वहाँ पर देखा तो सीन क्या हुआ कि इनको जीवित कोशिका को खोज का तो श्रेय मिला ही, ये तो श्रेय इनको मिला ही, लेकिन साथ ही साथ एक कमाल ये हुआ कि इन्होंने किस में देखा,
तो इन्होंने जीवाणु में देखा। किस में देखा? जीवाणु में, यानी बैक्टीरिया में। और जब बैक्टीरिया में इन्होंने कोशिका को देखा तो जीवित कोशिका की खोज का भी श्रेय इनको मिल गया और जीवाणु कोशिका की खोज का भी श्रेय इनको मिल गया। अब दोस्तों बात ऐसी थी, उसके बाद ये लगे रहे कोशिका की खोज में। तो दोस्तों बाद में इन्हें एक उपलब्धि और हासिल हुई, जो है शुक्राणु यानी स्पर्म सेल का, जो स्पर्म सेल जो होती है उसका भी श्रेय किसको जाता है? तो ये भी इन्हीं को जाता है। इन्होंने ही स्पर्म सेल को जो है खोजा। ठीक है, ये कोशिका जो है इन्होंने ही खोजी है। स्पर्म यानी शुक्राणु कोशिका किसने खोजी? ये क्वेश्चन आता है कभी, तो आंसर इसका यही होगा कि वो जो है ल्यूवेनहॉक ने जो है खोजी। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो 3 चीज़ आपको मिल जाएंगी। 1674 में जीवित कोशिका की खोज हुई और किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। तालाब में बैक्टीरिया में जो है कोशिका को देखा, पहली बार तालाब में देखा, जीवित कोशिका को देखा, इसकी खोज का। ये 3-4 जो श्रेय हैं उनको जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दोस्तों आगे टॉपिक है हमारा, आगे की हेडिंग है कि कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो है कोशिका की खोज कैसे हुई, लेकिन उसकी परिभाषा अब स्टार्ट होगी। अभी तक हमने परिभाषा आपको नहीं बताई, लेकिन अब बताएंगे। अब टाइम आ चुका है परिभाषा का। तो दोस्तों सबसे पहले बॉटनी के उसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में बात की, उसके बारे में आकार के बारे में बात की दोस्तों, और उसके बाद हमने जो है उसकी खोज के बारे में बात की। अब हम खोज के बाद अब किसके बारे में बात करेंगे? उसकी परिभाषा अब जानेंगे। तो दोस्तों कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। और सभी जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बनता है। दोस्तों कोशिकाओं से मिलकर जो है बनता है। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है। दोस्तों ऐसे करके शरीर का विकास होता है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अब बात करते हैं कि कोशिकाओं की संख्याओं के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की संख्याओं के आधार पर कोशिका को अगर देखा जाए तो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 1 कौन सी? एक कोश की। नंबर 2 बहुकोश की। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक कोश की और बहुकोश की। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको नाम चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अब मैंने आज में लिखा नहीं है और मुझे भी याद नहीं है अभी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोशिका पर आधारित जीव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, यूग्लिना, ऐसे दोस्तों ये टूटकर जुड़ जाते हैं। ये एक कोश की हैं। अगर आप अमीबा को इसके 100 टुकड़े कर देंगे, लेकिन तब भी अमीबा जो है पानी में या कहीं भी डाल देंगे, ये अपने आप एक बाद में जुड़ जाता है। ऐसा सीन होता है। तो वो एक कोश की हैं, एक कोश की जीव बोलते हैं इनको। ठीक है, अब बहुकोशिकी की बात करते हैं। बहुकोशिकी जो है ये बहुत सारी सेल्स पर आधारित होते हैं। ये बहुत सारी कोशिकाओं पर आधारित जीव होते हैं। तो दोस्तों ये एक कोशिका पर आधारित जीव थे और ये बहुत सारी कोशिकाओं पर आधारित जीव हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में मानव आता है। मानव और जंतु, एनिमल यानी पशु, जानवर, पादप, शैवाल, एल्गी बोलते हैं इसको, एल्गी दोस्तों। अब उसके बाद मानव जो है 100 अरब सेल्स, जो मानव के अंदर कितनी सेल्स पाई जाती हैं? तो 100 अरब सेल्स पाई जाती हैं, तब एक शरीर का विकास होता है दोस्तों। तो ये जो है आपको बहुत ज़रूरी थी दोस्तों बातें। अब हम बात करते हैं, हमने इस पर जो है पता चल गया आपको कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। संरचना। अब कोशिका की बात करते हैं। कोशिका जो है संरचनात्मक इकाई कैसे है? अब मैंने अभी आपको बताया था कि संरचनात्मक और क्रियात्मक। तो ये कैसे है, इसका हाउ जानना है हमको। हाउ इसका जानेंगे
तो हाउ कहाँ मिलेगा आपको? नीचे। हाउ कहाँ मिलेगा? नीचे। तो अब देखियो बात करते हैं सबसे पहले कोशिका। सबसे पहले शरीर में बनती है मान लो कोशिका। अब कोशिका के बहुत सारे जो है भाग हो जाते हैं, बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं, उसकी डिवाइजन बहुत सारे हो जाते हैं। तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक, एक ऊतक बनता है। बहुत सारी कोशिकाओं को इकट्ठे होकर क्या बनता है? वो बहुत सारी जब कोशिकाएं डिवाइड हो जाती हैं तो क्या बनता है? एक ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे जो है टिश्यू की संख्या, एक टिश्यू की संख्या जब बढ़ने लगती है, यानी बहुत सारे टिश्यू हो जाते हैं, तो क्या होता है? एक अंग बनता है। क्या होता है? एक अंग बनता है। और जब अंग यानी ऑर्गन, ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन अंग बन जाता है तो दोस्तों अंगों की जब वृद्धि होती है तो अंगों की वृद्धि से क्या होता है? तंत्र बनता है, यानी सिस्टम बनता है, एक सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे सिस्टम जो हैं जुड़ जाते हैं, बहुत सारे तंत्र जो हैं जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है? एक बॉडी बनती है। बॉडी बनती है, जैसे तंत्र का तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है, और बहुत सारे हमारे अंदर श्वसन तंत्र, ये सारे तंत्र जो मिले हुए हैं तब हमारी बॉडी का विकास हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोशिका इधर जो है ग्रोथ करती जा रही है और शरीर बन गया। अब छोटी इकाइयों की तरफ जाएंगे। यहाँ तक हमने शरीर बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं देखो केंद्र की। तो ये जो है, हाँ, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक की बात कर रहा था, तो जो संरचना जो इकाई है, संरचना इकाई क्या है? संरचना इकाई ये संरचनात्मक इकाई है इसकी, कि पहले कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर, ठीक है। ये क्या है? इसकी संरचनात्मक इकाई है। क्वेश्चन बन जाता है, आप आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस साइड। अब हम बात करेंगे किसके बारे में जानेंगे? क्रियात्मक इकाई के बारे में। तो क्रियात्मक इकाई कैसे होगी कि कोशिका केंद्रक, कोशिका के बाद क्या बना? केंद्रक। अब केंद्रक से क्या बना? केंद्रक के बाद आ जाएगा आपका गुणसूत्र, सबसे क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। तो दोस्तों क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाँ। तो दोस्तों ये सीन है कि कोशिका से छोटी इकाई केंद्रक, केंद्रक से छोटी इकाई गुणसूत्र बनते हैं, और गुणसूत्रों के बाद क्या बनता है? डीएनए आरएनए बनते हैं, और डीएनए आरएनए के बाद सबसे छोटी जो इकाई होती है कोशिका की, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? जीन। मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन। जीन, ये चीज याद रखना। तो अब बात करते हैं, देखिए गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है क्या करता है दोस्तों? अपने गुणसूत्र को पहुंचाता है, ठीक है। लक्षणों को जो है एक गुणसूत्र का काम क्या होता है कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है पहुंचाता है, ठीक है। और डीएनए आरएनए का काम होता है कि मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है दोस्तों ये पहचान कराता है, ठीक है। इससे डीएनए आरएनए से आप जांच कर सकते हैं मुख्य रूप से आपकी आनुवांशिकी, यानी आप किस जेनेटिक्स से हैं, ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें आप डीएनए आरएनए से पता कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जीन सबसे छोटी इकाई होती है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। और जो दोस्तों आनुवांशिक लक्षणों की निर्धारक इकाई जो है वो किस पे डिपेंड होती है? वो दोस्तों जीन निर्धारित करती है आपकी आनुवांशिक लक्षणों की, निर्धारित करती है इकाई। अब उसके बाद बात करते हैं, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें किस पे? ये सब चीज़ें जो हैं तीनों गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए, ये जो है जैविक लक्षण या आनुवांशिक लक्षण है ना, इनको निर्धारित करती है। इनको क्या करती है? निर्धारित करती है दोस्तों। अब उसके बाद में, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था संरचनात्मक इकाई ऊपर की हो गई। ये जो है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, जीन, ये जो है क्या है? ये सब क्रियात्मक इकाई का कार्य कर रहे हैं। ये किसका कार्य कर रहे हैं? क्रियात्मक इकाई का। और जीन जो है सबसे छोटी जो है इकाई होती है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? जीन होती है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेन साथ में रखें। अब बात करते हैं दोस्तों कोशिका। अब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका के बारे में हमने आकार डिस्कस किया, खोज डिस्कस की इसकी, उसके बाद परिभाषा डिस्कस की, और देखो सिद्धांत के बारे में हम अब जानेंगे। तो दोस्तों आज हम, और उसके बाद में हम
प्रकार इसके जानेंगे, कितने जो है इसके कितने प्रकार होते हैं, और अंगों के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ाने को हैं, इसको मैं धीरे धीरे सारा कवर करूँगा। तो दोस्तों को अब हम आगे अगली क्लास में कोशिका सिद्धांत पे बात करने वाले हैं। कोशिका सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, यानी सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो ये आज के टॉपिक क्या क्या थे, फिर से मैं आपको याद दिला दूं। हमने बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, क्या होती है, वो मैंने आपको बताई। उसके बाद में बायोलॉजी के बाद में जो है हमने उसके बाद में आपको कोशिका के बारे में बताया, कोशिका के बारे में बताया, उसका आकार बताया आपको, आकार कितने तक विजुअल होती है वो हमारे को, कितने जो है जो माइक्रोमीटर तक हम उसको देख सकते हैं, उसके बाद अदृश्य हो जाती है। उसके बाद मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, कैसे इसका जो है इसका कैसे जो है आविष्कार हुआ है, उसके बारे में बात करी। कोशिका की खोज के बारे में बात करी, और ये जो है ल्यूवेनहॉक ने जो 3 जो है बड़ी उपलब्धि हासिल की, उसके बारे में बात करी। और कोशिका की परिभाषाओं के बारे में देखो हमने बात करी है, और जो है संरचनात्मक इकाई और जो है क्रियात्मक इकाई जो यूनिट हैं, दोनों के बारे में बात की, और इनके प्रकार भी देखे हमने। तो दोस्तों कुल मिलाकर डिटेल डिस्कस हो चुका है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आकार डिस्कस हो गया, खोज डिस्कस हो गई, परिभाषा हो गई, सिद्धांत और प्रकार और अंग आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।